हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में चेंजेस क्या आते हैं आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, और जो काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट में बातें हैं कि बैंक की जॉब टॉक्सिक है और आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज हम इस पे भी बात करेंगे कि कितना इसमें सच है, कितना झूठ है, या क्या ये जॉब करने लायक है या नहीं, एज वेल एज बिफोर सिलेक्शन क्या फेज रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एंड देन क्या मैसिव चेंजेस होते हैं सिलेक्शन के बाद, क्या आपका रूटीन रहता है, क्या माइंडसेट रहता है, क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ बिफोर सिलेक्शन की, एंड देन हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर सिलेक्शन की। तो हम एक एक पॉइंट करके बात करेंगे, 3 से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जितने भी ज़रूरी है इस एक वीडियो के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले बिफोर सिलेक्शन, and then we will talk about after selection one by one simultaneously. यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, जब एक स्टूडेंट एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी एक्स वाई जी स्टूडेंट है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, स्पेशली फीमेल के केस में कुछ चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं मेल के पर्सपेक्टिव से, जो कि सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा इसका एक प्रेशर रहता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि आपकी जो एज है, जो एक आइडियल एज होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो 21 ईयर्स की होती है। सो 21 साल की उम्र में एक स्टूडेंट अमूमन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, और कभी कभार तो इससे जल्दी भी कर लेता है 19-20 साल की एज में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन वो ढूंढता है स्कोप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या स्कोप इनके पास हो सकते हैं। सबसे पहला जो स्कोप है वो है, जो भी एक पर्टिकुलर करियर में जिन्होंने अपना करियर चूज किया है, लाइक इंजीनियरिंग, एमएससी, पीएचडी, बीटेक वगैरह, उस एक फील्ड में जाना, उस एक फील्ड में इनको प्रोसीड करना है आगे। अब इसके अंदर कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह भी होती है, कंपनीज वगैरह भी होती है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कोई भी एक बिजनेस या तो स्टैब्लिश करना या उसको रन करना। अब फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस वो खुद से सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तीसरा, अब यहाँ पर जो आती है बात, वो आती है प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब। अब जो इंडिया में चलन है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, सर्टेनली वो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर है, राइट, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। अब ये जो बैंक है, ये बैंक पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, वो चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, 100% सेंटर के इसमें स्टेक्स रहते हैं, पावर रहती है, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता, अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। जैसे कि यूपीएससी हो गया, या फिर सीपीओ की जॉब हो गई, या जो सीएपीएफ की जॉब होती है, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह तो होते हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है, या फिर जो जॉब सीजीएल के अंतर्गत आती है। बट बैंक जो है वो पीएसयू जॉब है, पीएसयू सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कुछ स्टेक्स परसेंटेज का गवर्नमेंट के पास होता है और कुछ प्राइवेट होल्डर्स के पास होता है। समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जब एक बच्चा, इनके पास ना तो ये ऑप्शन रहता है करियर वाला कि जिस फील्ड में उन्होंने ऑप्ट किया था अपने ग्रेजुएशन में, उसमें उनको आगे बढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस का कोई उनको लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो सर्टेन सी बात है जिसकी हम बात करेंगे, वो प्राइवेट की भी नहीं है, वो है गवर्नमेंट सेक्टर की, जो कि है बैंकिंग की जॉब। अब अगर आपने बैंकिंग की जॉब का चुनाव किया है तो आपकी एज आज के टाइम पे मान के चल सकते हैं कम से कम नहीं तो 20 साल तो होगी, ठीक है, 20 ईयर्स। अब ये जो 20 ईयर्स की एज है, इसमें आप क्या करोगे, आप रिसर्च करना शुरू करोगे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स वी कैन से, अलग अलग टीचर्स के वीडियोस, लेक्चर्स यूट्यूब पे या पेड कोर्सेज एटसेट्रा, देन सिलेबस। देन आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है पर्टिकुलर, आपको नहीं पता कि उस एक रास्ते पे कैसे जल्द से जल्द पहुंचना होता है। उस एक रास्ते पे ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कैसे आपको इस एक लूप में ना फंसते हुए, ये जो लूप है इसमें ना फंसते हुए कैसे आपको यहाँ पर हिट करना है, ये मैटर करता है। अब यहाँ पर हिट करने में, जहाँ एक उम्र बच्चे की 20-21 साल होती है, वो आते आते 27-28 साल, 30 साल तक भी हो जाती है। और तब भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
तो पास में कुछ नहीं रहता, यानी कि एम्प्टी, कंप्लीट एम्प्टी हैंड्स, कुछ नहीं लेके गए सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, एंजाइटी के और सोशल डिलेमा पे। अब यहाँ पर जब आप एक प्रिपरेशन करोगे, एक बच्चा जो कि बिगनर है या फिर एक बच्चा जो रिपीटर है जिसके पास अभी सिलेक्शन नहीं है, जो कि B4 कैटेगरी में आता है, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर जो होगा वो करियर का प्रेशर लेगा, उसको बिल्डअप करने के लिए कोशिश करेगा। अब जब कोशिश कर रहा है तो सर्टेन सी बात है वो अफर्ट भी करेगा। अब जब अफर्ट कर रहा है तो उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो वो जॉब करेगा या फिर वो फुल टाइम स्टडी करेगा। अब दोनों ही केस में उसको स्टडी तो करनी है बैंक की जॉब के लिए। जॉब कर रहा है तो 3 से 5 घंटे तक स्टडी कर सकता है। फुल टाइम स्टडी कर रहा है अगर, तो फिर एक स्टूडेंट 8 से 12 घंटे आराम से स्टडी कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा इतना। लेकिन जब उसकी जॉब लग जाती है, जब सिलेक्शन हो जाता है, तो ये इनका फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाता है। फुल टाइम जॉब, अब ये जो फुल टाइम जॉब है, आप एक चीज सोचिए, आप किसी भी एक सेक्टर में एंटर करते हैं, चाहे वो आपका करियर का फील्ड हो जो आपने ग्रेजुएशन में किया है, आपका बिजनेस है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पर आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका खुद का बिजनेस है, देन यू आर द बॉस। आप टेक्सटाइल्स XYZ कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है, स्टैब्लिश। उसके बाद आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे, उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें ज़्यादा चैलेंजेस है। लेकिन जब आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अंडर काम करते हो, तो आपको पता है कि आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप क्यों आप तैयारी करते हो? क्योंकि ये एक सिक्योर जॉब है, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। चाहे कोविड आ जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, यू आर एम्प्लॉयड एंड यू विल गेट योर सैलरी ऑन द 25th ऑफ एवरी मंथ इन बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पर अब जब आप काम करोगे तो obvious सी बात है, आपका 8 से 10 घंटे काम में निकलेगा आराम से। अब यहाँ पर ये जो काम में आप टाइम दे रहे हो, इसके साथ स्टडी करना भी चैलेंज हो जाता है जॉब के साथ। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आफ्टर सिलेक्शन किन बच्चों को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर। देखिए, जब एक बच्चा बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करता है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आफ्टर की, तो दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक होता है जो कि उसमें सेटल हो चुका है, अब उसको किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, उसको अपना फ्यूचर बैंक में बनाना है। एक होता है जिसको एक बैकअप के लिए, जिसने एक बैकअप के लिए, एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट वी कैन से, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बैंक में सिलेक्शन लिया है। अब यहाँ पर जो बच्चे सेटल हो चुके हैं वो अमूमन परसेंटेज में लो होते हैं, और जो बैकअप के लिए बैंक को चूज करते हैं वो परसेंटेज में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम हर 1 साल के अंदर, 1 ईयर के टेन्योर के अंदर आराम से 6 मिनिमम एग्जाम्स तो हो ही जाते हैं, RRB PO IBPS PO, देन क्लरिकल, ये सब एग्जाम्स। और 2 3 4 एग्जाम्स अलग से जो आते हैं वो अलग चीज़ है, तो वो चेरी ऑन द केक है उनके लिए। तो यहाँ पर जब इनके पास ये बैकअप मिल जाता है, अभी हम बात कर रहे हैं बैकअप वालों की जिन्होंने इस जॉब को एज अ बैकअप लिया है। तो जब इनके पास ये जॉब मिल जाती है, अब ये स्टडी करना चाहते हैं, इनका पर्पस क्या है? स्टडी करना पर्पस है इनका। किस चीज़ के लिए? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर ऑप्शंस वी कैन से। अब एक बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज उसने सिलेक्शन लिया है SBI PO में। अब SBI PO में या फिर IBPS PO में सिलेक्ट होने के बाद, नाउ ही और शी वांट्स टू अपीयर फॉर UPSC एग्जामिनेशंस, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे RBI वगैरह होती है, राइट। या फिर PCS या PSC एग्जाम्स, जो DSP SDM के एग्जाम्स होते हैं स्टेट के, या CGL भी हो सकता है इन केस, जो कि रेयरली होता है। बट बेटर यही होता है, वो कोशिश करते हैं कि इससे भी ऊपर अथॉरिटी में जाए, विच इज़ UPSC, रेगुलेटरी बॉडीज, RBI, नाबार्ड वगैरह, NPSC एग्जाम्स। अब यहाँ पर जब इनके 8 से 10 घंटे बैंक की जॉब में जाते हैं, तो यहाँ पर इनको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक का काम है, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, पहला रीज़न। यानी कि आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, कैसे-कैसे लोग आपके सामने आएँगे, कोई झगड़े आपसे करने आएँगे, कोई आपसे बेवजह में आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, कोई एक ही चीज़ को 100 बार करेंगे, फिर भी उनको समझ में नहीं आएगी, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। प्लस एक तो ये बात होगी पब्लिक डीलिंग की, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो केओस क्रिएट होता है माइंड में, वो होता है। देन आती है क्रॉस सेलिंग वाली बात, क्योंकि आप बैंक में जॉब कर रहे हो, तो सर्टेन सी बात है, बैंक आपको सैलरी क्यों दे रहा है? भाई आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, आप हो इंटेलिजेंट, ठीक है, अभी हम आफ्टर की बात कर रहे हैं। आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, बट उससे बैंक का क्या प्रॉफिट है?
आपकी हो सकती है डिग्री, कोई आप कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया हो, आईआईटी से किया हो, मैटर नहीं करता उनके लिए। अगर कोई एक कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो बदले में वो आपसे काम भी निकलवाएगी, आपको उनको वर्क रिटर्न में देना पड़ेगा। और ये जो वर्क रिटर्न में है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट दोगे तभी तो आपको सैलरी देगी वो। अब अगर एक बैंक में आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, सपोज अगर आपको काम दिया गया है कि आपको 50 लाख का बिजनेस करना है एक पर्टिकुलर मैनेजर को बैंक में, और उस मैनेजर ने 10 लाख का ही बिजनेस किया है, और उस 10 लाख में से भी कुछ एक प्रॉफिट लाइक 1 लाख के अराउंड उसने बैंक को दिया है, तब जाके उसको सैलरी जो है वो बैंक अलॉट करता है, विच इज 60,000 70,000 एटसेट्रा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एसबीआई में सिलेक्टेड है, अलग अलग बैंक में सिलेक्टेड है, वो मेरे से बात करते हैं, और मैंने हमेशा 99% को कंप्लेंट करते हुए ही देखा है, लेकिन उनको खुशी उस दिन रहती है जब सैलरी आती है, विच इज़ 25th ऑफ एवरी मंथ, जब मैसेज आता है कि योर सैलरी इज क्रेडिटेड एक्स वाई जे अमाउंट, ठीक है। लेकिन आप जैसे एग्जांपल के तौर पे एसबीआई है, तो एसबीआई लाइफ नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब ये उनको सेल करने का एक प्रेशर दिया जाता है सीनियर अथॉरिटी से, जो आरएम डिपार्टमेंट होता है, रीजनल मैनेजर वगैरह जो होते हैं। अब ये जो एसबीआई लाइफ है ये अपनी तरह में एक तरह से क्रॉस सेलिंग है, यानी कि आपको क्रॉस सेल कर लो या फिर आप सेल कर लो, एक तरह से सेल का डिपार्टमेंट आ गया, आपको बेचनी है चीजें। अब जब आपको चीजें बेचनी है तो आप उन्हीं को बेचोगे जो कस्टमर होंगे आपके। वो कस्टमर वो होंगे जिनका या तो कोई करंट अकाउंट चल रहा होगा बैंक के अंदर, या कोई एफडीआरडी होगा, या किसी ने लोन वगैरह लिया होगा, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा वगैरह, या जो कि उस बैंक के कस्टमर्स होंगे, और उनको ही वो चीज़ें चिपकानी होगी। अब ऐसे में हेडेक है। अब सपोज आपने एसबीआई लाइफ के लिए आपकी ब्रांच में एक दिन में 300 कस्टमर्स आते हैं। अब 300 कस्टमर्स से आपको बात करनी पड़ेगी, तो माथा पच्ची वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो 300 कस्टमर से बात करने पड़ेगी आपको, और 300 कस्टमर ये वो होंगे जो आपको लगेगा कि ये परचेज कर सकता है अगर मैं इसको कन्वेंस करूं। अब 300 में से भी सिर्फ 5 कस्टमर हाँ बोलेंगे या फिर मानेंगे, तो चैलेंज तो है, माइंड तो खराब होगा। अब ऐसे में जब आप ये पूरे दिन करते रहते हो, फिर पब्लिक डीलिंग भी करनी है, क्रॉस सेलिंग भी करनी है, फिर जो एक जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है टारगेट्स अकम्प्लिश करना। अब टारगेट्स जो होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड आ सकता है, एसआईपी वगैरह आ सकती है, अदर इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, लोकल फैसिलिटीज आ सकती है, करंट अकाउंट ओपनिंग आ सकती है, या फिर आपको लोन जो है यानी कि जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो आपको कम करने हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है सब इसमें आती है कंप्लीट एकदम। अब ये जो प्रेशर है वो भी आप पे आएगा। अगर मान लो आपकी ब्रांच जो है उसको जो मैनेजर है वो स्केल थर्ड है, ठीक है, स्केल थर्ड जो है वो आपकी ब्रांच के मैनेजर है, और आप स्केल वन हो, तो ये किसको बोलेगा? आप ही को तो बोलेगा। इसको कौन बोलेगा? स्केल फोर, स्केल फाइव बोलेगा। उनको कौन बोलेगा? जो उनका चीफ होगा। तो एक तरह से चैन है, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले पे प्रेशर क्रिएट करता ही जाएगा। अब इससे होगा क्या? तो सिलेक्शन के बाद क्योंकि ये सब चीजें हो रही है, और 8 से 10 घंटे की जॉब में पब्लिक डीलिंग करना, टारगेट्स कंप्लीट करना, क्रॉस सेलिंग करना, ये सब करने के बाद दिमाग जो है कंप्लीटली रियून्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है उस पूरे दिन में, शांति नहीं रहेगी। अब जब शांति दिमाग में नहीं है तो बंदा स्टडी कैसे करेगा? सर्टेन सी बात है। अब यहाँ पर उस माइंड को स्टेबल करने के लिए या उसको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए उसको रेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 2 घंटे का, वीकेंड से पावर नैप या फिर शॉर्ट स्लीप, वो भी इसको लेना पड़ेगा, या कम से कम आधा 1 घंटा तो उसको सोना ही पड़ेगा, तब जाके उसका दिमाग शांत होगा। अब एक अगर स्टूडेंट सुबह घर से 8:30 निकल रहा है बैंक ज्वाइन करने के लिए या फिर लॉगिन करने के लिए, और वो पहुंचता है बैंक में जाके 9:30 के अराउंड, देन वो लॉगिन करता है, देन वो बैंक से निकलते निकलते, या मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम जो बैंकर्स हैं उनकी, जो कि बच्चे सिलेक्टेड है, चाहे वो स्केल 1 है, 2 है, 3 मैटर नहीं करता, देन 9:30 AM वो लॉग इन करते हैं अराउंड अप्रोक्सीमेटली, ये 9:45 या फिर 10 बजे। उसके बाद इनको घर पे आते आते, क्योंकि बैंक से निकलते निकलते इनको करीबन 7 या 7:30 बज ही जाते हैं अमूमन। अगर ऑडिट वगैरह है, ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर तो भैया 11-12 भी बज जाएंगे रात के, उसमें भी इवन मैं भी कम बता रहा हूँ, क्या पता पूरी रात बैठना पड़ जाए, ऐसा भी होता है कभी कभार। अब हम मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड वे में अगर एक स्टूडेंट या सपोज एक बैंकर 7-7:30 बजे बैंक से निकल रहा है, तो घर पहुंचते पहुंचते इसको 1 घंटा लगेगा, यानी कि 8 या 8:30 तक वो घर पहुंचेगा। अब ऐसे में वो स्टडी करने बैठ सकता है उसी टाइम पे? आप भी नो, नहीं बैठ सकता। फिर उसको खाना भी खाना है, अपने जो डेली रिचुअल्स है वो भी फॉलो करने हैं। देन कुल मिला के जब वो फ्री होता है स्टूडेंट, तो करीबन 11 11:30 बज जाते हैं। अब 11 11:30 से उसको टाइम मिलता है करीबन 1 से 1:30 बजे तक का, जिसमें वो स्टडी कर सकता है। वो भी चैलेंज होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना हर एक चीज़ में।
तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आफ्टर सिलेक्शन एक बैकअप के लिए बैंक की जॉब को रखते हैं, उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, वो ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं क्योंकि वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप इनको दोष नहीं दे सकते। देखो कल को आप भी वहाँ पर हो सकते हो। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एस्पेक्ट्स, बेटर फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंक में सेटल हो चुके हैं, दूसरी बात करते हैं सिलेक्शन के बाद, तो जो सेटल हो चुके हैं बैंक में, वो अपना फ्यूचर बैंक में बनाना चाहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो बैंकर्स है जो कि अपना फ्यूचर बैंक में बनाना चाहते हैं, वो कंप्लेंट्स तो करेंगे, ठीक है, वो कंप्लेंट्स तो करेंगे, लेकिन वो उस जॉब से सीखेंगे भी। दे विल लर्न एंड मशरूम, यानी कि वो ग्रो करेंगे। दे विल लर्न एंड ग्रो। वो कितनी कंप्लेंट्स कर ले, कितना ही रोना धोना कर ले, लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे कि भैया अगर बैंक इतना ही बुरा लग रहा है तो बैंक की जॉब आप क्विट कर दो ना, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा वो कुछ दूसरा नहीं करना चाहते। इवन जो स्टूडेंट्स बैकअप के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया था, अगर वो भी कंप्लेंट करेंगे, उनसे भी आप बोलोगे कि अगर इतनी ही बुरी जॉब है बैंक की तो आप छोड़ दे क्यों नहीं, तो वो भी क्विट नहीं करेंगे, सर्टेन है। क्यों नहीं करेंगे भैया? फाइनेंशियल बैकअप मिल रहा है ना, फाइनेंशियल बैकअप मिल रहा है, और आता हुआ पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। अब ऐसे में मेरी एडवाइस है आप सभी से जो कि एक बैंकर है, बैंक की जॉब कर रहे हैं, देखिए हर एक नौकरी टफ होती है, यकीन मानो। आपको लगता है कि आपकी बैंक की जॉब बहुत टफ है, तो एक काम कीजिए, आप ट्रैफिक पुलिस में आइए एक बार। ट्रैफिक पुलिस की कभी जॉब कीजिए। धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, जब आपको 8 से 10 घंटे सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा इतनी धूप में, और फिर भी आपको बस काम करना, अपना अपना परिवार पालना है, तो मुझे लगता है उससे फार बेटर है एसी में बैठना, है ना? तो ये भी एक चीज है। दूसरा, अगर जो लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, ठीक है, सीवरेज साफ करते हैं, अदर अदर चीजें करते हैं, XYZ, जो कि शायद आप कभी जिंदगी में भी ना करना चाहो। तो उनके मुकाबले तो काफी अच्छी जॉब है हमारी। एसी में बैठना है, अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं, अच्छी सैलरी, अच्छी ग्रोथ है। तो रोने से काम नहीं चलेगा, आपको वो चीजें फेस करनी पड़ेगी। रही बात देखो सपोर्ट की, आप सभी को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बैंक की, या जो ऑलरेडी बैंक में सर्व कर रहे हैं, कोई भी आपको किसी भी सेक्टर में सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी बात लिख के ले लो। पॉलिटिक्स हमेशा चलेगी, हमेशा मरते दम तक चलेगी, जब तक कि आपका रिटायरमेंट ना हो जाए। और कभी कभार तो उसके बाद भी काफी लोग फंसते हैं बैंक के अंदर, तो कैसे, वो खैर इंटरनल चीजें हैं। तो ये जो सपोर्ट है ये कोई नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको सपोज टारगेट दिया गया कि आज आपको 10 SBI लाइफ करनी है, एज एन एग्जाम्पल, अगर आप SBI में जॉब कर रहे हो और आपने सपोज 20 SBI लाइफ कर दी, तो नो वन इज गोइंग टू प्रेज यू, आपको कोई प्रेज नहीं करने वाला, भूल जाओ वो चीजें। तब भी आपको गालियां देंगे कि 30 क्यों नहीं की। तो ये रियलिटी है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, एंड दे कैन रिलेट वेरी वेल। तो ये सब बैंक में है। आप चाहे RRB में चले जाओ, अगर आप RRB PO हो तो वहां पर भी आपको लाइक किसान क्रेडिट कार्ड के टारगेट होते हैं, किसान विकास पात्र के टारगेट्स होते हैं, और भी चीजें होती है। आपको NPA कम करने के लिए गांव गांव घूमना पड़ता है, खेतों में घूमना पड़ता है, धूप में, बारिश में, तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो नौकरी जो है वो कभी टफ, कभी इजी रही नहीं है, नौकरी हमेशा टफ है। आप नौकरी कर क्यों रहे हो? सबसे पहली बात तो ये है, देखो आप ना कभी ये चीज समझ नहीं पाते कि नौकरी है क्या। नौकरी क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? नौकर, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में बोले तो नौकर हुआ। आप चाहे SSC में हो, आप चाहे UPSC में हो, आप चाहे बैंक में हो, टीचर हो, कहीं भी नौकर हो आप। मैं अपने स्टूडेंट्स का नौकर हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। आप लोग भी नौकर हो, आप एक पर्टिकुलर बैंक में जाके सर्व कर रहे हो, या XYZ कंपनी में काम कर रहे हो। तो जहां पर बात नौकरी की आ जाती है ना, वहां पर आपको हमेशा अलग अलग फेजेस से गो थ्रू होना पड़ता है, और सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है 365 दिन में से जब आप जॉब कर रहे हो बैंक में जाके, तो कुछ 15 से 20 दिन आपके बहुत अच्छे जाए बैंक में पूरे साल में, जहाँ पर आपकी तारीफ भी हो या कुछ अच्छे मोमेंट्स हो। बाकी दिन में आप हमेशा रोते रहोगे, या फिर आप एकदम कहते हैं ना वो डेड पर्सन जो होता है, बस जा रहा है, काम कर रहा है, ये सब चीजें होती है। तो ये मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फियर क्रिएट हो जाता है हर उन एस्पिरेंट्स के माइंड में जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कि बैंक की जॉब तो खराब है, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। देखो, अगर मुझे पर्सनली कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है, या मैं जब भी खाता हूँ हमेशा कंप्लेंट करता हूँ, बट खा तो लेता हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि वो अगले को भी पसंद ना हो। क्या पता उसकी वो फेवरेट हो, राइट? तो यहाँ पर हमको एक चीज समझनी है कि कोई भी नौकरी आसान तो होने नहीं वाली।
तब तो सब कुछ होगा। अब जो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है उसकी रिस्पेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पैसे मिल रहे हैं और आपकी फैमिली का नरिशमेंट हो रहा है, उनको फूड प्रोवाइड हो रहा है, शेल्टर, रिसोर्सेज, एमिनिटीज प्रोवाइड हो रही है। अब जो स्टूडेंट प्रिपरेशन जोन में है, चाहे वो बिगनर है चाहे वो रिपीटर है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जब आपने टारगेट कर लिया है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो सबसे पहले उसको क्वालिफाई करो। दूसरों के जजमेंट सुन के कभी भी अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं होने देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाए उसके बाद देखना कि क्या अभी जॉब में सेटल हो सकते हैं फिर नहीं हो सकते। अगर आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है देन गो फॉर दैट इन फ्यूचर। अच्छे से अपने एफर्ट करो डिसिप्लिन के साथ। अगर नहीं है तो इसी बैंक की जॉब में अच्छे से मशरूम करो, यानी कि ग्रो करो। ठीक है? और सीखो चीज़ें क्या हो रही है। आपको हर एक फील्ड पे चीज़ें आनी चाहिए। अगर आज आप एक क्लरिकल हो या फिर आप एक स्केल 1 हो, तो अगर आप सारी चीज़ नहीं सीखोगे कि जनरल बैंकिंग क्या होती है, एसएमई बैंकिंग क्या होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है, एग्रीकल्चरल बैंकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं सीखोगे और पूरा कंप्लीट काम आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आप कैसे कल को स्केल 5 या चेयरमैन बन के पूरा काम संभालोगे। तो पूरे काम आने भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीखने वाली एक कैपेबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करनी है, एंड एज वेल एज आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। अडेप्टेबल, किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग आ जाए, कैसे भी लोग आपको मिल जाए ब्रांच में, कोई भी टाइम आपकी जॉब का हो, आप उसको एंजॉय करो। ये सोचो कि देखो काम तो करना ही है जिंदगी में, अगर काम मिल रहा है तो कर लेते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा काम हेक्टिक हो रहा है देन ट्राई टू फिगर आउट सम वेज और अपना नेचर चेंज करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बैंकर बन जाते हैं, वो हमेशा मेरे से जब बात करते हैं तो वो रोते इसलिए है क्योंकि उनका नेचर होता है हेल्पिंग हैंड, यानी कि जो दूसरे ब्रांच में लोग होते हैं वो भी उनको काम दे देते हैं, तो ऐसे में उन पे बर्डन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये सब नहीं करना, ठीक है? आपने कोई एनजीओ पर नहीं कर रखा और ना ही आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है कि आप उनका काम भी फिनिश करने बैठोगे। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आना चाहिए। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आपका रिलेशन खराब ना हो आगे वाले से, तो वो भी ध्यान रखना है, बट वो अलग चीज़ें हैं, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। देन करना क्या होता है, सिंपल। अब यहाँ पर हम इसको हम वाइंड अप करते हैं पूरी वीडियो को, कि सिलेक्शन के बाद की जो ज़िंदगी है आसान वो भी नहीं होती, और सिलेक्शन के बाद की जो ज़िंदगी है आसान ये भी नहीं होती। सिलेक्शन के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें आपके पास पैसा नहीं होता, आपको सारे खर्चे के लिए 100-100 रुपए के लिए घर से मांगना पड़ता है, और यहाँ पर आपके पास पैसा होता है, आपके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। सिलेक्शन से पहले कोई इज्जत नहीं होती आपकी, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही घर में, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव्स। यहाँ पर सिलेक्शन के बाद आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। सिलेक्शन से पहले आपसे पूछ के कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे घर के, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा आपसे डिसीजन पूछे जाएंगे। सिलेक्शन से पहले आपको कोई फ्यूचर नहीं होता, अनसर्टेन रहता है, आप खुद टेंशन में रहोगे। लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको पता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान है, और इसमें अगर आप अच्छा करोगे तो काफ़ी हाई लेवल तक जा सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि सबके लिए अलग अलग फैक्टर पे वारी करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोज है वो सिलेक्शन के बाद के है, जो कि सिलेक्शन से पहले की नहीं है। हर कोई बच्चा चाहता है अपने पेरेंट्स को खुशी देना, उनको एक वो मोमेंट क्रिएट करना कि जब उनका रिजल्ट्स है उसमें लिखा है दैट वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। ये जो एक लाइन होती है फ्यूचर ऑफिसर्स, इस लाइन के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं कई कई साल। ये जो लाइन होती है वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, जो कि फाइनल रिजल्ट में आती है हर एक एग्जाम के, कब आती है? फाइनल रिजल्ट में। इस लाइन को देखने के लिए ही तो आप इतना फर्ट कर रहे हो कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप क्या मोमेंट क्रिएट होगा वो आपके दिमाग में चल रहा है ऑलरेडी, और कभी कभार तो उसको आप याद करके थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाते होंगे, जो कि अच्छी बात है कि आपके सिलेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी, आप किस लेवल पे जाओगे, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपका जो सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, बैंकर्स के बीच में आप उठोगे बैठोगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, जाननी है, और पूरा फोकस के साथ अपनी स्टडी पे आपको कंसंट्रेट करना। इसके अलावा कुछ भी मत करो। लोग क्या बोल रहे हैं, कितना गाली दे रहे हैं जॉब को, मैटर नहीं करता। दे आर अर्निंग, वो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, आपको नहीं देंगे, ना ही आपके फॉर्म भरेंगे, ना आपके खर्चे उठाएंगे, ना आपकी फैमिली को पालेंगे। आपको अपनी फैमिली को खुद टेक केयर करना है, अपने आप को भी खुद पालना है। तो अपना पैसा कमाओ, उसके बाद रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि 25th ऑफ द एवरी मंथ को आपकी सैलरी आ रही है। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब आज के बाद डिफरेंशिएट करना बंद कर दो, और जो लोग जॉब कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करो और दिखाओ कि देखो आसान कुछ नहीं है भैया,
मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर बैंक की जॉब छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, मजदूरी कर लो, या और कोई एग्जाम आप दे सकते हो तो वो ले लो। रिस्क आपका है, फैमिली आपकी है, सपोर्ट आपको करने वाले आपकी फैमिली, आप खुद हो, कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।